नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करेंट की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 2021 से लेकर 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए तो लेट ना करते हुए अपन चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन है भारत सुब्रह्मण्यम, सुनील पांडे, सुनील मुखर्जी या कोई नहीं। प्रश्न ये है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत सुब्रह्मण्यम, सुनील पांडे, सुनील मुखर्जी, कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है पहला, भारत सुब्रह्मण्यम। आपको पता है शतरंज से जुड़े हुए काफी फेमस व्यक्ति हैं। दूसरा है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बना है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बना है? बेंगलोर, केरल, भोपाल, इंदौर। अब देखिए मध्य प्रदेश के बच्चे भोपाल इंदौर से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर है, तो ऐसा नहीं कि हम भोपाल इंदौर लगा दें। मान लीजिए अगर ये मध्य प्रदेश में प्रश्न आ जाता है तो, है ना। इसीलिए प्रश्न को अच्छे से समझें, और अगर आपने पहले पढ़ रखा है और अगर मान लीजिए माइनस मार्किंग नहीं है तब तो आप लगाएं, अन्यथा नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाएं, है ना। तो इसका सही आंसर है बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुसाने डायमंड क्लब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? लुसाने डायमंड क्लब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा, विवेक सिंह, सुनील, रवि कुमार। तो ये इसका जो आंसर है वो है नीरज चोपड़ा। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जी किस खेल से जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए, भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। उदय उमेश ललित कौन है? बताइए, उदय उमेश ललित कौन है? यू ललित। अब आप लोगों को अच्छे से याद आ गया होगा यू ललित कौन है। देखिए कभी कभार क्या होता है, इस प्रकार से प्रश्न जो शॉर्ट फॉर्म में नाम होते हैं तो उनको वो पूरे फुल फॉर्म में करके देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो ये उदय उमेश ललित शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो यू ललित। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कितने नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या कोई नहीं। प्रश्न है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कोई नहीं। देखिए जैसे ये जूता और चमड़ा उत्पाद नीति है, इसी तरीके से काफ़ी सारी नीतियां हमारे भारत में लगभग में लागू होती रहती हैं। तो इन नीतियों पर भी एक अलग से वीडियो डला हुआ है, उन नीतियों को आप देख लेंगे तो आपको ये पूरे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है तमिलनाडु। 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त करने वाला राज्य है? नागालैंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कोई नहीं। देखिए ये साथ साथ में अगर देखा जाए प्रश्न तो कितनी आश्चर्यजनक बात है ना, कि 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन, यानी वहाँ पे भैया सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था। कारण उसका भी ये है क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है नागालैंड। आप इसको अपने दिमाग से भी इसका आंसर लगा सकते हैं, है ना, नागालैंड। ठीक, चलिए, यहाँ आप कन्फ्यूजन में तब आते जब कहीं अरुणाचल प्रदेश आ जाता है ना, तब आप आते, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो 7 कंट्री हम जिनको बोलते हैं उनमें से है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नागालैंड। अमृता अस्पताल का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? अमृता अस्पताल का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? और यहाँ ये जो अस्पताल है इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। अब ये कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन है फरीदाबाद, जहानाबाद, हैदराबाद, कोई नहीं। जहानाबाद तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, अपनी हिस्ट्री जैसा कुछ है ना। हैदराबाद अपन एकदम सीधे नीचे आ गए निजाम जी के क्षेत्र में। फरीदाबाद, तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है फरीदाबाद। चलिए आगे आते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाना है? किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाना है? अब इसका एक आंसर आप लोग हमको बताइएगा, इसका एक आंसर हम लोग को बताइएगा आप, कि वो मेडल दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका है। ठीक है, इसकी चर्चा अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। इसका जो आंसर है वो है यूक्रेन। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का आविष्कार किस देश में हुआ है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का आविष्कार किस देश में हुआ है?
जर्मनी, भारत, चीन या कोई नहीं। भारत में तो हुआ नहीं है, कोई नहीं इसका आंसर होगा नहीं, शायद हो भी सकता है, पर चूंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इसका आंसर है वो होगा जर्मनी। ठीक है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 मार्च या 27 मार्च। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 मार्च या 27 मार्च। तो इसका आंसर होगा 26 अगस्त। पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट, दिया मिर्जा, कृति मेनन या कोई नहीं। पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा आलिया भट्ट को। ठीक है। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? हैदराबाद, केरल, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। ये केरल 2 बार आ गया है, कभी कभार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। ठीक है, ये केरल डबल ऑप्शन में आ गया, बताइए। आंसर इसका जो है वो है हैदराबाद। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अब देखिए, आप प्रश्न की जो एक तरीके से हम देखते हैं प्रकृति है, वो पहले कैसा होता था, किस तारीख को, है ना। अब प्रतिवर्ष किस महीने को होने लगा है, तो जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं थोड़े डीपली आने लगे हैं। प्रश्न क्या था? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 10 को, 7 को, 8 को, 9 को। 10 को यहाँ से मतलब है 10 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को या 9 तारीख को। तो इसका जो आंसर है वो है 10 तारीख को। ठीक है। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? प्रश्न समझिएगा। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, शब्द अकेले भी लगा है और भारतीय मूल भी लगा हुआ है, तो इस पे याद रखिएगा, है ना। अब आप हमें बताइएगा, इस पे कमेंट करिएगा कि सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला कौन है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पुरुष कौन है। तो इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। लिख देने से फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाती है, आपको याद रहेगा कि यार मैंने हाँ उस दिन उस क्लास में वो लिखा था। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है हरप्रीत चंडी। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 4 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को या इनमें से कोई नहीं। ब्रेल दिवस ब्रेल लुई जो थे उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ना, उनका जन्म हुआ था, जो कि दृष्टिहीनों के लिए, एक तरीके से जो दृष्टिहीन थे उनके लिए उन्होंने एक इस लिपि को बनाया था जिससे वो लोग पढ़ सकें, है ना। तो कितने को? 4 तारीख को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 तारीख। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हफीज क्रिकेट प्लेयर हैं या किस देश से संबंधित हैं? मोहम्मद हफीज क्रिकेट प्लेयर हैं या किस देश से संबंधित हैं? एक जानकारी और बता दूं कि ये मोहम्मद जो हफीज है, इन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये कहाँ से संबंधित थे? पाकिस्तान से। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। अब होता क्या है, जिनको क्रिकेट से बहुत अधिक लगाव है वो लोग तो इन प्रश्नों को सही कर देते हैं, और जिनको सिर्फ पढ़ाई से ही लगाव है तो वो इन प्रश्नों को छोड़ के आ जाते हैं ना कहीं गलत कराते हैं। तो इन प्रश्नों पर भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो देखिए, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि हमारे जो मोदी जी हैं, उसका आंसर तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। जो हमारे एक तरीके से योगी जी हैं, शंकर जी के भक्त भी हैं, तो याद रखिएगा दुर्गा शंकर मिश्रा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दया प्रकाश सिन्हा, रामपाल चोपड़ा, दोनों को संयुक्त रूप से या इनमें से कोई नहीं। अब आप एक कमेंट बॉक्स में और करिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या 2 लोगों को इकट्ठे मिल सकता है या सभी लोगों को मिल सकता है? फिलहाल के लिए जो इसका आंसर है वो है दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है दया प्रकाश सिन्हा। प्रश्न मैंने आपसे क्या कहा है, इसको ध्यान रखिएगा।
क्या 2 लोगों को या 3 लोगों को संयुक्त रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकता है? क्या ऐसी कंडीशन है इसमें? चलिए, इनमें से कौन भारतीय तट रक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं? इनमें से कौन भारतीय तट रक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो इसका जो आंसर है वो है पीएस वीएस पठानिया। ठीक है, वीएस पठानिया। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या आंसर हो जाएगा? के वी सुब्रहण्यम। ठीक है, के वी सुब्रहण्यम। धर्मेंद्र प्रधान, ये कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका चुनावी क्षेत्र देवगढ़ उड़ीसा है। कहाँ का है? देवगढ़ उड़ीसा। ये इनका चुनावी क्षेत्र है। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित हैं, तो वो हैं तालचेर उड़ीसा। ठीक है, तालचेर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारायण राणे, ये कौन है? नारायण राणे वर्तमान में सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय के प्रमुख हैं। यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यह पहले कांग्रेस पार्टी में भी थे, साथ साथ शिवसेना के सदस्य भी रहे। ये जब पहले कांग्रेस पार्टी में थे तो वहीं से फिर ये शिवसेना में चले गए थे। अब ये बीजेपी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए। सर्बानंद सोनोवाल, ये दरअसल जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। यह असम के 14वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, असम से ये आते हैं। इसके अलावा और क्या, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं ये। चलिए, पाशुपति पारस, पाशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ये बिहार राज्य के हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये बीजेपी से नहीं है, ये हैं लोक जनशक्ति पार्टी। एक बिहार में पार्टी है ना, हाँ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक। भूपेंद्र यादव, यह पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। बीजेपी से ये महासचिव भी हैं, बीजेपी के ये महासचिव भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये राज्यसभा से सांसद हैं, जो कि राजस्थान से आते हैं। इसके पहले इस पद पर अगर देखा जाए तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो थे प्रकाश जावड़ेकर। कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि भूपेंद्र यादव जी भी जिस पद पर हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं, इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे। चलिए, अपने प्रश्न चालू होते हैं। हाल ही में महान कथक मृतक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उनका पूरा नाम क्या था? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, ब्रजपाल दास गोपाल, ब्रज चंद्र नाथ मिश्रा या ब्रजपाल रामनाथ दास गोपाल दास? उसका सही आंसर है ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। चलिए, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 11 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 19 जनवरी? उसका आंसर हो जाएगा 11 जनवरी। चलिए, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त, जयेश मित्तल, रवि वर्मा, इनमें से कोई नहीं। फिर से, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त, जयेश मित्तल, रवि वर्मा, इनमें से कोई नहीं। विक्रम देवदत्त। चलिए, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हम सभी जानते हैं टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस से जुड़ी हुई हैं।
टेनिस से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? नजमा खान, सारा गिल, मुमताज गिल, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? नजमा खान, सारा गिल, मुमताज गिल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? यूरोपीय संघ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईयू, है ना। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रोबर्टा मेट्सोला, जूलिया लारा, एंथोनी डोना, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोबर्टा मेटासोला। रोबर्टा मेटासोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, लियोनल मेसी, इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, लियोनल मेसी, इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट लोवांडोव्स्की। 2022 में एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? किसका? एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 17वां, 13वां, 21वां, कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि देखिए जो हमने बोल दिया फिर हमने सोच लिया, और अगर हमने लिख भी दिया तो हमको अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए मैं बार बार लिखने की आप लोगों से बोलता हूँ। भारत की पहली हाई कोर्ट जिसने न्याय घड़ी को स्थापित किया है? भारत की पहली हाई कोर्ट जिसने न्याय घड़ी को स्थापित किया है? गुजरात, बिहार, राजस्थान, कोई नहीं। गुजरात ने, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे, रमेश प्रजापति, आशीष रंगऋषि, या विक्रम यादव? तो मनोज पांडे कौन बने हैं? उप थल सेना अध्यक्ष। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एसेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ये यहाँ श्रृंखला होना चाहिए, है ना, ये गलती हो गई है। श्रृंखला ये किस किस देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलियाई वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियाई वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियाई वर्सेस अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, विनय सारस्वत, सौरभ रैकवार। इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, विनय सारस्वत, सौरभ रैकवार। तो लक्ष्य सेन ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सीलिन फोर्ड ने। किसने? सीलिन फोर्ड ने। क्लाइव लायट कौन है जिन्हें ब्रिटेन का नाइट और नाइटहुड का सम्मान प्राप्त हुआ है? ये नाइटहुड है, नाइटहुड। कभी आपको इतिहास की क्लास में बताया जाएगा कि ये नाइटहुड क्या है, फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। नाइटहुड दरअसल उनको ये उपाधि या सम्मान दिया जाता था जो बहुत ज़्यादा उस समय पर ब्रिटेन में दो प्रकार की सरकारें हुआ करती थी, एक लेबर और एक, अभी भी उस तरीके की सरकारें होती हैं, मतलब एक कट्टर सरकार होती थी, एक लिबरल सरकार होती थी। तो उसी में से लिबरल में भी जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टाइप के थे जो सबका एक तरीके से सबका अच्छे से ख्याल रखना, है ना, या सबका ख्याल रखना, अगर समय पड़ जाए तो हिंसा को भी करना। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको नाइट 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 कहा जाता था। फिर कुछ समय के बाद ये एक उपाधि बनने लगी, लोगों को नाइटहुड कहा जाने लगा, है ना। तो जैसे आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य अपराधी था, है ना, जब मुख्य अपराधी वहाँ पहुँचा ब्रिटेन में तो उसको नाइटहुड की ही उससे उपाधि सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो महात्मा गांधी हैं उनको भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी,
है ना। तो इस प्रकार से जो सही काम करते थे या जो अंग्रेजों के नज़रों में सही काम करते थे उनको नाइटहुड की उस समय उपाधियाँ दे दी जाती, तो वो उपाधि अभी भी चलती है। तो वही जो है ये नाइटहुड की उपाधि है। अब प्रश्न लेकिन यहाँ पे ये है कि क्लाइव लाइट कौन है जिन्हें ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्राप्त हुआ है पूर्व क्रिकेटर। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस, भारतीय जल दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी लोगों को मालूम है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। प्रोफेसर रघुवंश तंवर कौन है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष, कैबिनेट स्तर के मंत्री, नाबार्ड के प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर कौन है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष, कैबिनेट स्तर के मंत्री, नाबार्ड के प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष। कमाल खान जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह क्या थे? पत्रकार, गायक, अभिनेता, कवि। कमाल खान जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह क्या थे? पत्रकार, गायक, अभिनेता या कवि? तो कौन थे? पत्रकार। चंद्रशेखर पाटिल एक मशहूर लेखक हैं जिनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस भाषा से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। कन्नड़ के हैं, मराठी के, तेलुगु के, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है कन्नड़ के। चलिए, आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? टाटा को, वीवो को, सोनी को, या इनमें से कोई नहीं? वीवो तो पहले था, इस समय पर टाटा को बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न क्या था? आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? तो टाटा को। क्रिस मॉरिस ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिस मॉरिस ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस मॉरिस ने किससे संन्यास ले लिया है? क्रिकेट से। 12 तारीख को प्रत्येक वर्ष भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो आप सभी लोग बता देंगे तुरंत। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय अभिवादन दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस। पता है 12 जनवरी है ना, विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। चलिए, एस सोमनाथन भारत में किस पद पर हैं? इसरो के प्रमुख हैं, रिजर्व बैंक के प्रमुख हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के हैं, इनमें से कोई नहीं। याद करिए, अभी खबरों में आया था है ना कि मंगलयान अपना हो चुका है, अब शुक्र पर भी जाने की तैयारी है। एक वक्तव्य आया था बीच में। तो एस सोमनाथन जो है वो इसरो के प्रमुख हैं। ठीक। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है? याद रखिएगा, मंथ अवार्ड। ठीक, तो ये मिला है एजाज पटेल को। किसको? एजाज पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ओलिवियर गोरिचस, रिचर्ड मैसी, जॉन फर्नांडिस, इनमें से कोई नहीं। कौन बने हैं? ओलिवियर गोरिचस। सबसे पहले अग्निपथ योजना, ये सब आप लोगों को मालूम है। अग्निवीर जो भर्ती वगैरह चल रही है, एक चरण उसका हो चुका है, उसी से संबंधित है। इसको समझ लेते हैं। इस योजना की अगर घोषणा की हम बात करें तो 14 जून 2022 को आई थी। कब आई थी? 14 जून 2022 को। ठीक, ये तो हो गई पहली बात। अब इसमें योग्यता क्या थी? योग्यता ये थी कि 10वीं और 12वीं पास आयु के जो विद्यार्थी हैं, जो 17.5 से लेके 23 वर्ष की उम्र के हैं, याद रखिएगा 17.5 है ये, 17.5 से 23 वर्ष की उम्र के हैं, वो लोग आएंगे। इन योजना के तहत युवा 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किए जाएंगे, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। उनका एक नाम होगा अग्निवीर। 4 साल जब पूरे हो जाएंगे तब अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के रूप में, जैसे कि जब रिटायर होते हैं तो जो पैसा मिलता है वही सेवा निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। 11.71 लाख किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर, जब सेवा समाप्ति हो जाएगी तब अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा, यानी कि जिनके अच्छे नंबर होंगे उनको फिर मेरिट में स्थायी कर दिया जाएगा। वो भी कितना? 25%। ठीक है। फर्स्ट स्टेज के तहत देखा जाए तो 46,000, कितने? 46,000 अग्निवीरों की भर्ती
की जाएगी। चलिए, तो पहली योजना थी। दूसरी योजना पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। ये पहली बात। दूसरी, योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र। याद रखिएगा दोस्तों, ये असंगठित शब्द को याद रखिएगा, है ना। वहां संगठित और असंगठित दोनों आएंगे, इसलिए आप असंगठित को याद रखिएगा। क्षेत्र के श्रमिकों की मासिक आय 15,000 या उससे कम हो। लाभ, 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। जब 60 वर्ष उनकी हो जाएगी तो 3,000 रुपए उनको महीने में मिलेंगे। चलिए, पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि कब हुई शुरुआत? 24 फरवरी 2019 को। किसने की? मोदी जी ने की। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष सहायता। यह सहायता 2,000 की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। कितनी? 2,000 की 3 किस्तों में। अगर आप लोग कोई गांव से जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये 6-6 हजार रुपए सभी के अकाउंट में 2-2 हजार की किस्तों के हिसाब से आए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ कब हुआ है? 3 सितंबर 2018 झारखंड रांची से। कहां से हुआ है? झारखंड रांची से। उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक केस रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। यानी 5 लाख रुपए तक अगर देखा जाए तो याद रखिएगा 5 लाख। अगर बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक उनके लिए स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराना। यही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान। आप लोगों ने सुना होगा आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, यही वो आयुष्मान कार्ड है। ठीक है, काफी लोगों ने इनको बनवा भी रखा है, अभी भी ये बनते हैं, अभी भी आप बनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसका अगर संक्षिप्त नाम देखा जाए या संक्षिप्त में देखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? सौभाग्य। बाकी पूरा इसके बारे में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी हर घर में बिजली। शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ये जो शुभारंभ में बता रहा हूं, तारीख तो इनकी है ही महत्वपूर्ण, तारीख के साथ साथ याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय के द्वारा, मतलब कि किसने इसके लिए चालू किया है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आज की समय में डेट पे वो लोग कम ध्यान देते हैं। कि अगर अपन भी नॉर्मल व्यवहारिक रूप से देखें तो डेट का क्या मतलब, डेट का याद करने का क्या मतलब? हाँ, उसके बारे में जानकारी। अब डेट तो क्या है? सिर्फ नंबर है, इसीलिए डेट अब कम आती हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी आती है। तो याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ठीक, उद्देश्य क्या था? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% गारंटी शुदा रिटर्न। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ये थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। याद रखिएगा वय वंदना योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये ज्यादा आ जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ जो 2 बार स्पर्श लिखा हुआ है वो एक स्पर्श लिखा है, दूसरी बार में फिर उसका फुल फॉर्म दिखाया गया है। स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। क्या है? स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। शुभारंभ कब हुआ था? 3 नवंबर 2017 को। कब हुआ? 3 नवंबर 2017 को। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली जो बच्चे हैं, कौन कौन? 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चे, उनको डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के लिए, जो डाक टिकट आते हैं ना, उनमें रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। अब आप ये बताइए कि ये डाक टिकट इतना ज्यादा इनका संग्रह करना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल डाक टिकट के पीछे क्या, जो एक तरीके का देखें हम पीछे क्या है समझिए। डाक टिकट जो है, डाक टिकट पे हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पुराने चाहे सेनानी हो, जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया हो, भारत रत्न हो, जो खत्म हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्हीं के डाक टिकट कहीं ना कहीं चलते हैं। तो इनका संग्रह करना मतलब एक तरीके से हमारी जो पुरानी संपत्ति थी
उसी का संग्रह करना। इसलिए बच्चों में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए ये जो योजना है इसको चालू किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ से आप लोग याद रख लेंगे कि उनके लिए जो 60 से ऊपर हो गए होंगे। चलिए, शुभारंभ कब हुआ? 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा इसको किया गया। दोस्तों एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, बताइएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का पहला प्रश्न सुन लीजिए, मुख्यालय कहां पर है? पहली बात, क्या याद रखा है? इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2 प्रश्न हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, तो किसके द्वारा किया गया है? 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। ये बीमा है, ठीक है। चलिए, उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। वही जो पुराना वाला था वय वंदना योजना जैसा, 10 वर्षों के लिए 8% होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शुभारंभ कब हुआ? 1 मई 2016 को। अब आप याद रखिएगा उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला यानी कि क्या होगा? अभी देखिए, अब समझिए, इस ट्रिक से आप लोग याद रख लेंगे कि BPL परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। LPG क्या थी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वही गैस नॉर्मल जो हम अपने गैस में अपने घर में उपयोग करते हैं, उसी को हम LPG कहते हैं। LPG कनेक्शन देना BPL परिवार को मुफ्त में, ये वाली बात आप लोग याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा BPL परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने की? 1600 की, यानी 1600 रुपए तो सरकार दे देगी, बाकी जो पैसा लगेगा वो आप दे देना, इतना बहुत है। अब उज्ज्वला योजना को ऐसे याद रखिएगा, ये ज्वाला जो है ना, ज्वाला, इससे याद रखिएगा ज्वाला यानी क्या होता है? अगर देखा जाए तो गैस की जो लौ होती है उसको हम ज्वाला भी कहते हैं। तो यहां से आप लोग LPG को याद रखेंगे, और याद रखिए नाम भी इसीलिए रखे जाते हैं। ठीक है, अभी और भी ऐसी आएंगी तो आप लोग को बताता जाऊंगा कि कहां पे क्या याद रखना है, उसी के माध्यम से आप लोग याद रखी रहिएगा। दीक्षा पोर्टल, अब दीक्षा से हमको क्या याद आता है? शिक्षा, शिक्षा जैसा लग रहा है कुछ। दीक्षा, दीक्षा नाम की कोई लड़की है जो शिक्षा लेने जाती है, बस याद हो गया। अब देखिए, शुभारंभ याद रखना है बस, कब हुआ? 5 सितंबर 2017 को। एक बात और याद रखना कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है, जिसका कार्य शिक्षक को बेहतर से बेहतर बनाना है। देखिए, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षक को बेहतर बनाना है। कौन? दीक्षा, दीक्षा नाम की लड़की कहाँ जाती है? शिक्षा लेने। हो गया, तो दीक्षा शिक्षा, इससे याद रखिएगा। इतना याद जरूर रखिएगा कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, मानव विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए, उड़ान योजना, उड़ान, उड़ान से आप लोग तुरंत समझ जाएंगे भैया उड़ने वाली बातें आ रही हैं। किस दिन उड़ गए हैं? 27 अप्रैल 2017 को। तो इसका जो शुभारंभ है वो 27 अप्रैल 2017 को हुआ। इसका पूरे नाम की बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या कराना? सस्ती हवाई यात्रा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हवाई यात्रा एक महंगी यात्रा है ना, इसमें काफी कॉस्टली, काफी पैसा लगता है, काफी रुपए खर्च होते हैं। इसलिए सरकार की ये जो उड़ान योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो देश का आम नागरिक है वो सस्ती हवाई यात्रा कर सके। चलिए, स्टैंड अप इंडिया, इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। कितने तक के? 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। याद रखिएगा, ये जो सीमा है पैसे की 10 लाख या रुपयों की, 10 लाख से लेकर 1 करोड़, ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। 10 लाख से 1 करोड़, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर? स्टैंड अप इंडिया क्या है? 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाई गई 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण की व्यवस्था महिलाओं के लिए है, वो भी उद्यमी महिलाओं के लिए, मतलब जो उद्योग वगैरह खोलना चाहती हैं उनके लिए है। सेतु भारतम योजना, शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। कब हुई है? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्ग
को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण, ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण के लिए। दोस्तों हम सभी को मालूम है, भारत में अगर हम देखें तो जो एक तरीके से जो सेतु भारतम योजना ये जो चली हुई है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो रेलवे क्रॉसिंग, हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारी घटनाएं घट जाती हैं। तब उन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना ये जो क्रॉसिंग बनी हुई है ये यहाँ ना होकर नीचे की तरफ हो, मतलब कि ओवर अंडर ब्रिज। ओवर अंडर ब्रिज कैसे होते हैं, इस प्रकार से मान लीजिए ब्रिज होगा, है ना, ब्रिज के ऊपर से निकल गई कौन, गाड़ियां, और नीचे से कौन निकल गई, ट्रेन, तो कोई समस्या नहीं होती दुर्घटनाओं वाली। तो उसी से संबंधित है ये सेतु भारतम योजना। कब चली, 4 मार्च 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, याद रखिएगा ये रूबन नहीं है, रूर्बन है, ये ऊपर रेप इसकी लगी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ है 22 फरवरी 2016 को। कब हुआ है, 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य था गांव का क्लस्टर आधारित विकास। अब आप पूछेंगे कि ये क्लस्टर क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर आप लोगों में किसी ने प्राइवेट जॉब की होगी तो उसमें आता है क्लस्टर मैनेजर। क्लस्टर मैनेजर के पास में एक तरीके से बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ना, उसी प्रकार से गांव का क्लस्टर आधारित विकास, मतलब कि काफी बड़े क्षेत्र में गांव का विकास हो, क्लस्टर आधारित हो, है ना, इसलिए उसको क्लस्टर कहा गया है। याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 22 फरवरी 2016, उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास। उदय योजना क्या है, अब उदय योजना को देखें। सबसे पहले तो उदय योजना को अपन देखें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। क्या है, उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को, 5 नवंबर 2015 को कोयला ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है, ये याद रखना, कोयला ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जोड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। क्या था इसका उद्देश्य, बिजली वितरण करने वाली जो कंपनियां हैं उनके वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना, और योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है, तो झारखंड। सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। कब हुआ, सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को। अब सागरमाला से आप लोग समझ रहे होंगे सागरमाला क्या है। सागरमाला की यदि हम बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ा होगा, है ना, सागर से जुड़ा होगा। अब आप समझिए, यहीं से देखिए, नाम से ही आप याद कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है और यहां पर मुंबई है, सॉरी यहाँ बंदरगाह है। अब इस बंदरगाह को जो मुंबई में आने वाली, यहाँ से आने वाली ट्रेनें हैं ये यहाँ तक आती हैं, और यहाँ से यहाँ तक आ जाने के लिए क्या लगता है, काफ़ी सा सामान लगेगा, मजदूरी लगेगी, पैसा लगेगा, है ना। तो वो मजदूरी पैसा बच जाए और ये जो जगह है ये यहाँ तक बढ़ जाए, समझ रहे हैं ना, ये वाली जो जगह है ये यहाँ तक बढ़ जाए, ये जोड़ने का काम सागरमाला परियोजना का है। देखिए वो क्या कह रहा है, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ देना। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब ज्योति योजना से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ज्योति योजना है, ज्योति योजना से कैसा है, ज्योति यानी प्रकाश। अब प्रकाश कहाँ पे आता है, बिजली में आता है। तो देखिए इसका शुभारंभ कब हुआ, 25 जुलाई 2015 को। कब हुआ, 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था, सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। क्या था उद्देश्य, सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दीजिए और वितरण कंपनियों की जो वित्तीय स्थितियों में कहीं ना कहीं घाटा लग रहा है उसमें सुधार करें और उचित मॉनिटरिंग करें। चलिए, स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को। कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। क्या उद्देश्य था, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था, 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य किसान को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। कृषि सिंचाई योजना, इसको तो आप लोग वैसे भी कर देंगे कि कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके शुभारंभ की ये जो डेट है इसको याद रखिएगा, 1 जुलाई 2015 को।
डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को हुआ, 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य था? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में आप लोगों ने काफी सुना रखा होगा। शुभारंभ याद रखिएगा 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक नए घरों का निर्माण करना। कितने ये नए घर, चलिए इनको देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है, याद रखिएगा। कब? 2022 तक। 2022 अब निकल चुका है ना। क्या 2 करोड़ घर बने हैं? वो तो फिर जो समीक्षाएं आएंगी उनसे अपन को मालूम पड़ेगा। बाकी उनका जो उद्देश्य था वो क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। कब चालू हुई? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट, ये 2 बार हो गया, 2 बार लिखा गया है, लेकिन ये एक ही बार है, याद रखिएगा, एक ही है। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। कब हुआ? 25 जून 2015 को। उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। क्या उद्देश्य था? 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। याद रखिएगा, सिंगापुर के सहयोग से। क्लियर? अमृत योजना, अमृत योजना, देखिए याद रखिएगा, एक अमृत योजना भी है, ये अमृत योजना है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शुभारंभ कब हुआ था? 24 जून 2015 को। कब हुआ? 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। कब हुआ था इसका शुभारंभ? 24 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अटल पेंशन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हैं जरूर 2015 की, लेकिन ये अक्सर पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि ये चलती है ना। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। कितने से कितने तक का? ये भी याद रखिएगा, 1000 से 5000 तक, 1000 से 5000 तक का पेंशन तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची। कब हुआ था? 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची से। कहां से हुआ है? झारखंड रांची से। लाभ क्या था? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन। क्लियर? योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान। कितने? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। याद रखिएगा, 2 हेक्टेयर तक की ही। 18, एक तो 18 से 40 वर्ष हो उनकी उम्र, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या उन्होंने बता दी कि 2 हेक्टेयर तक ही खेती हो, वही इसका जो लाभ है वो ले सकते हैं। क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। उजाला योजना, अभी अपन ने पढ़ा था वो उज्ज्वला योजना थी, ये उजाला योजना है। उज्ज्वला, ज्वाला से हमने बताया था एलपीजी, ज्वाला, गैस, ये उजाला है। उजाला मतलब प्रकाश। तो इसका शुभारंभ कब हुआ है? 1 मई 2015 को। अभी आप लोगों के लिए तुरंत याद हो जाएगी। देखिए, उन्नत ज्योति, इसका जो फुल फॉर्म है वो था उन्नत ज्योति बॉय एफ्रोटेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बॉय एफ्रोटेबल एलईडी फॉर ऑल, ये तो इसका वो हो गया जो इसका फुल फॉर्म है। अब उद्देश्य देखा जाए, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करना। क्लियर? कम मूल्यों पर वितरण करना, ये था इसका उद्देश्य। तो एलईडी बल्ब आपको याद आएंगे, जैसे ही उजाला होगा तो बल्ब याद आ जाएंगे। वो भी कौन से बल्ब याद आएंगे? एलईडी बल्ब, इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो कब हुई थी ये? 1 मई 2015 को। एलईडी बल्ब ये हो गए। क्लियर?
बिजली की खपत को कम करना। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इसके पहले जो हम बिजलियों का उपयोग करते थे वो कहीं सूर्य के या वैसे बल्ब हुआ करते थे। उन बल्बों को यदि हम देखें तो वो 100 वाट के बल्ब होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा लेते थे। जैसे पहले हेलोजन चला करती थी, हेलोजन कितना ज़्यादा वाट का होती थी, वो ऊर्जा तो काफ़ी देती थी, लेकिन जो बिजली है उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी। बिजली की खपत को कम करने के लिए ही ये एलईडी बल्ब आए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। मुद्रा के यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये मुद्रा है, यहां से इसका फुल फॉर्म चालू है। क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। कब हुआ है? 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सूचना उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। सूचना उद्यमों के क्षेत्र के लिए, क्या बोल रहा है वो? सूचना उद्यमों के क्षेत्र के लिए विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना। क्लियर? शिशुओं के तहत यानी शिशुओं के लिए 5,000, किशोरों के लिए 5 लाख और जो तरुण हैं उनके लिए 10 लाख तक के लोन का प्रावधान था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर तरुण है, तरुण का मतलब है जो कि उनसे बड़े हैं, तरुण, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये किशोर, ठीक है ना। और शिशुओं को 5,000 तक का। ये सही है किशोर, ठीक। चलिए देखिए, शिशुओं के लिए कितना है? जो छोटे हैं उनके लिए 50,000 तक का, ठीक। जो किशोर हैं उनको 5 लाख तक का और जो तरुण हैं उनके लिए 10 लाख तक का, ठीक। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके बारे में तो सभी लोगों ने काफी बार सुन रखा होगा, है ना। शुभारंभ इसका याद रखिएगा 22 जनवरी 2015। हम सोचते हैं कि ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन जब वो ऑप्शन देता है ना दोस्तों, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 20 जनवरी, या बोल देगा 22 जनवरी 2015, 23 जनवरी 2016 या 22 जनवरी 2016, तो कभी 16 में कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी 22 में हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, जो है तो वो है 22 जनवरी 2015। किसके द्वारा हुआ है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ है। क्लियर? उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। दोस्तों, लैंगिक समानता अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में ये एक बड़ी गंभीर और सोचनीय एक तरीके से हम कहते हैं समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर समानता में देखा जाए तो मान लीजिए लड़के और लड़कियां, अगर ये लोग सही अनुपात में हैं, यानी कि 10 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, तो सही है। अब मान लीजिए लड़के हो जाते हैं 14 और लड़कियां रह जाती हैं 9, तो फिर ये गड़बड़ काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा लड़के और ज़्यादा लड़कियां हो जाएंगी तो एक तरीके से जो प्रकृति की व्यवस्था है, वो प्रकृति की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाने लगी। तो ये स्थितियां ना हो, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर भारत में देखा जाए तो बहुत सारे स्थानों पर जो लड़कियां हैं उनको सही नहीं मानते हैं। बहुत सारे कारण हैं, दहेज उसका एक कारण है ना, फालतू का जीवन में परेशान ना होना वो उसका एक कारण है ना। तो लड़कों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो लड़कियों की एक तरीके से हत्या कर दी जाती है ना, या फिर लड़कियों को पसंद ही नहीं करते हैं। तो कुल मिला के लड़कियों को बचाने के लिए ये जो योजना है वो आई हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे कि मध्य प्रदेश में अपन उदाहरण लेते हैं चंबल क्षेत्र का। चंबल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो साक्षरता दर अच्छी खासी है, लेकिन वहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा सही नहीं मानते और उसकी अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कारण यही है कि वहाँ पे दहेज काफ़ी ज़्यादा चलता है। वहीं अगर हम देख लें मध्य प्रदेश में ही झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये साक्षरता दर में तो कम है, पर ये लोग लड़कियों को देवी की तरह मानते हैं और लड़कियों को बहुत पूज्य भी मानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा है। मतलब कि यदि 1024 लड़कियां हैं, 1024 लड़कियां, तो लड़के वहां पर मात्र 1000 ही हैं।
तो वहां पर लड़कियों को पूजा जाता है और लड़कियों के होने पर कोई दुख जताया नहीं जाता। तो अब एक तरीके से हम देखते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे जहां साक्षरता ज्यादा है वहां लिंगानुपात जो है वो एक तरीके से कम है, और जहां पे हम देखते हैं कि साक्षरता कम है वहां पे लिंगानुपात बराबर पे चल रहा है। ऐसा क्यों है? ये सब कुल मिला के दहेज की कहानी है। दहेज हो गया और भी सारी समस्याएं होती हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। हृदय योजना, इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। हृदय की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमिनेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमिनेशन योजना। उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। मतलब कि जो पुरानी धरोहरें हैं, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक हैं, ऐतिहासिक हैं, वो कहीं ना कहीं जर्जर अवस्था में हो गई हैं, उनको फिर से जीवित करना या फिर से उनका जीर्णोद्धार करना, यही हृदय योजना है। कब चालू हुई है? 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। पहली योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ। पहली योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ। उद्देश्य था कि जो एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेज देना। यानी कि आज के समय में यदि आप गैस लेते हैं तो आपको उसका पूरा पैसा देना पड़ता है, पर उससे जो फिर सब्सिडी आती है वो सब्सिडी अपने आप आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो ये किसके तहत आ रही है भाई? पहल योजना के तहत। याद रखिएगा, इसी पहल योजना को ये भी कहा जाता है क्या? डीबीटीएल। डीबीटीएल याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आता है कि पहल योजना को इनमें से क्या कहा जाता है, तो डीबीटीएल। अब इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये क्या है भैया? ये इस पे तो इतने प्रश्न आए हैं कि क्या बताएं, बहुत प्रश्न आते हैं इस पे। हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न आता है। कभी बीमारियों से संबंधित आ जाएगा, कब चला था ये आ जाएगा, किसने चलाया था ये आ जाएगा। अब इसको समझते हैं एक एक करके। शुभारंभ हो रहा है 25 दिसंबर 2014 को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। ये हो गई पहली बात, 25 दिसंबर 2014। फिर हो गई दूसरी बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्लियर? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, ये तो आगे चल के फिर जो रिपोर्ट आती है, समीक्षाएं आती हैं, वो बताएंगी। बाकी इनका जो उद्देश्य था वो था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब इसको समझिए। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, इनको अच्छे से याद रख लेना। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए यह टीकाकरण होगा। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए यह टीकाकरण होगा। क्या आप लोग बताएंगे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो ये सब किसके द्वारा होते हैं? ये सब वायरस के द्वारा होते हैं। वायरस, याद रखिएगा। क्लियर? अब क्या क्या हमने देखा? 25 दिसंबर 2014 को चालू हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य है। 7 बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। चलिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना, शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर। कब हुआ? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद के द्वारा वर्ष 2019 तक, कब? वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव गोद लेकर विकसित करना है। 3 गांव 2019 तक, 2024 तक कुल 8 गांव गोद लेकर विकसित करना है। क्लियर? सांसद आदर्श ग्राम योजना। अगर आप लोगों में से कोई ग्राम से जुड़े होंगे तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर? वो ये भी जानते हैं कि किन सांसद ने किन किन गांवों को अपने पास में रखा है, और ये भी जानते हैं कि किन गांवों का कितना विकास हुआ है। चलिए, मेक इन इंडिया, शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ है। कब हुआ है शुभारंभ? 25 सितंबर 2014 को हुआ है। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या था उद्देश्य? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया। क्लियर? ये तो आप लोग जानते ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री जन धन योजना, शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। किसने किया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो। क्लियर? 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कितने खोले जा चुके हैं 26 फरवरी 2020 तक?
देखा जाए तो 38 करोड़, याद रखिएगा, छोड़े जा चुके हैं। अब इसमें लाभ क्या है? इसमें लाभ ये है कि 2 लाख तक का तो दुर्घटना बीमा आपको मिल जाएगा, है ना। मान लीजिए आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो 2 लाख तक का मिल जाएगा। 30,000 तक का बीमा आपको मिलेगा, जीवन बीमा। जीवन बीमा मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस है, 30 लाख तक का आपको जीवन बीमा मिल जाएगा। क्लियर? यही है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी बात अपन ने सबसे शुरुआत में की हुई थी। क्लियर? 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा चालू की गई। नमामि गंगे योजना, अब गंगे से याद रखिएगा, गंगा जी की बात होगी, तो शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014 को, याद रखिए, जुलाई में हुई है ये, 10 जुलाई को। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, अब जल और नमामि गंगे, यहां से आप कांटेक्ट करिए एक दूसरे का, तो आप भूलेंगे भी नहीं। क्लियर? अब इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण हेतु, शुद्धि हेतु। देखिए, गंगा नदी की हम बात कर लें, भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सब में जो अशुद्धि का कारण है, जो नदियों में जो अशुद्धता है, उसका मुख्य कारण है, अगर देखा जाए तो पूजा पाठ के बाद जो सामग्री है उसको नदी में बहाने हेतु। इसके अलावा कारखानों को अगर देख लिया जाए तो कारखानों से भी अपशिष्ट निकलते हैं। सारे शहरों का जो गंदा जल है वो भी उसी में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की विभिन्न चीजें हैं। तो गंगा नदी की, अब चूंकि गंगा नदी तो हम लोग के लिए इतनी पवित्र नदी है, लेकिन फिर भी ये पवित्रता की तो बात करते हैं, लेकिन जितने भी आदमी होंगे, चाहे वो कुछ भी होंगे, वो सोचते हैं कि चलो हम अपना वाला फेंके दे रहे हैं, हमारे लिए फायदा मिल जाएगा, और इतने में कहाँ गंगा जी प्रदूषित होंगी। तो ऐसा ही सब लोग सोचते हैं। तो जितने भी नारियल के छिलके होंगे, या अपने जो बुजुर्गों की राखें होंगी, या बहुत सारे लोग तो आज भी अगर देखा जाए तो मेन गंगा नदी में नहीं तो आइड में या साइड में अपने जो परिवार के सदस्य हैं जो उनके खत्म हो गए हैं उन तक को बहा देते हैं। तो इस प्रकार से जो नदी का प्रदूषण हो रहा है, इसको रोकने के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, 10 जुलाई 2014 को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का करंट की इस क्लास में। आज अगर अपन करंट की क्लास में देखें तो महत्वपूर्ण जो कोविड-19 के दौरान घटनाएं घटी, कैसे कोविड-19 आया, कब आया, नाम उसका कब हुआ, है ना, उसको वैश्विक महामारी कब घोषित किया, इन्हीं सब जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन्हीं सबों पे अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे वो पुरानी परीक्षाओं को ले लिया जाए, चाहे अब आगामी परीक्षाओं को ले लिया जाए, उनमें कोविड से संबंधित कुछ ना कुछ एक ना एक प्रश्न वो डालते ही हैं। इसलिए कोविड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को इसी क्लास में शामिल किया गया है। चलिए धीरे धीरे अपन चालू करते हैं। टॉपिक अपना है कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य, महामारी के दौरान घटी हुई कुल घटनाएं और अभी तक महत्वपूर्ण तथ्य कोरोना वायरस से संबंधित। चलिए देखिए, कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन और अभियानों पर पहले चर्चा कर लें कि कौन कौन से अभियान चले थे। सबसे पहले ये ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते कौन सा है? ऑपरेशन नमस्ते। ये क्या है? ऑपरेशन नमस्ते की यदि हम बात कर लें तो खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना के द्वारा, याद रखना किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। इसमें होता क्या था कि भैया जो आदमी लोग हाथ मिलाया करते थे, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते कर लें, ताकि वायरस एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सके। क्योंकि वायरस हाथ के माध्यम से आता, फिर हाथ अपन और कहीं ले जाते तो और वायरस से संक्रमण बढ़ता। इसीलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते चालू किया था। दूसरा है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन में विदेश में फंसे 14,800 कितने हैं? संख्या याद रखिएगा, 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान। वंदे भारत मिशन क्या था? विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। मिशन सागर मालदीप। मिशन सागर मालदीप ये क्या था? मिशन सागर, इसमें क्या था तो याद रखिएगा, ये खाली इतना है, मिशन सागर। ये किस लिए था? तो मालदीप, सेशेल्स, मेडागास्कर, 3 देशों को याद रखिएगा, मालदीप, सेशेल्स और मेडागास्कर में देशों को मदद हेतु नौसेना के द्वारा, मतलब नौसेना के द्वारा इन देशों की मदद की गई थी। कब? कोविड-19 के समय। किस ऑपरेशन के तहत? तो मिशन सागर। कौन से? मिशन सागर, याद रखिएगा। ऑपरेशन संजीवनी ये क्या है? इसके तहत मालदीप को 6.2 टन, मतलब कि लगभग में 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई वायुसेना के द्वारा। कितनी पहुंचाई गई? 6.2 टन आवश्यक सामग्री, यानी खाना हो सकता है, दवाइयां हैं, और भी उनकी जो आवश्यकता की चीजें हैं वो किसके द्वारा पहुंचाई गई? वस्तुएं हैं,
वायुसेना के द्वारा। किसके तहत? ऑपरेशन संजीव। तो संजीव से याद रखिएगा, मालदीव आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ऑपरेशन सील्ड, ये क्या है? कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, ऑपरेशन सील्ड। ऑपरेशन सील्ड का मतलब था कि पूरी तरीके से सील कर दिया जाए उस क्षेत्र को। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के यहाँ भी जब कोरोना काफी फैल रहा था तो धीरे धीरे जैसे दुकानें बंद हो गई, फिर उस क्षेत्र को सील कर दिया गया। जहां पे भी कोरोना थोड़ा सा दिखता था तो उस जगह को पूरी तरीके से सील कर देते थे, बंद कर देते थे, है ना। वहां पर एक चिपका जाते थे आसपास में सभी जगह पर, वो बैनर लगाए जाते थे कि यहाँ पर कोई भी प्रवेश ना करे। तो वही है, ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले दिल्ली सरकार के द्वारा। दूसरा है ब्रेक द चेन, ये किसके द्वारा किया गया था? ब्रेक द चेन दरअसल केरल सरकार का अभियान था। किसका? केरल सरकार का। ब्रेक द चेन मतलब कि जो कोरोना की चेन बढ़ रही है इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? मान लीजिए एक को हो गया तो वहां पे उस जगह को सील कर दिया या वहां बंद कर दिया, तो कोरोना कुछ समय के बाद वहां से चला जाएगा, यानी कि वो नष्ट हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यही ब्रेक द चेन केरल सरकार के द्वारा। प्रश्न कैसा आता है? सीधा सीधा केरल सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान। ब्रेक द चेन लिख देंगे, नमस्ते ओवरहेड लिख देंगे, 5T योजना लिख देंगे, ऑपरेशन सील लिख देंगे, आपको समझना है। तो याद रखिएगा, ब्रेक द चेन कहाँ से हुई थी? केरल सरकार से। नमस्ते ओवरहेड यह कर्नाटक सरकार का अभियान था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी अपन ने जो सबसे पहली वाली पढ़ी थी तो उसमें अपन ने क्या देखा था? वो भी नमस्ते से संबंधित थी। तो ये नमस्ते ओवरहेड मतलब मात्र के लिए नमस्ते कर लिया और सिर झुका लिया, हाथ वाथ मिलाने का कोई काम नहीं। तो ये उस समय पर कोरोना में कर्नाटक सरकार का अभियान था। कौन सा? नमस्ते ओवरहेड। 5T योजना ये किसके द्वारा चलाई गई? ये दिल्ली सरकार के द्वारा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 5T योजना, इसमें 5 प्रकार की बातें बताई गई थी। 5T योजना किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए। अब है वी सेफ टनल। क्या है? वी सेफ टनल ये किसके द्वारा था? तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। वी सेफ टनल ये क्या था? तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। करुणा पहल ये किसके लिए थी? करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा। करुणा पहल ये किसके लिए थी? ये मतलब ये किसने चलाया था? ये चलाया था सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा। काफी बार ये पूछा गया है, करुणा पहल। कोविड-19 के दौरान करुणा पहल क्या थी? ये आ सकता है, या आ जाए कोविड-19 के दौरान करुणा पहल को किसने चलाया था? करुणा पहल अभियान किससे संबंधित है? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा चलाई गई थी। एमओ जीवन कार्यक्रम यह उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसको हिंदी में मो भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मो। तो याद रखिएगा हिंदी में ये ऐसे भी आ जाता है और इंग्लिश में खाली है। तो मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था मो जीवन कार्यक्रम? उड़ीसा सरकार के द्वारा। चलिए अब अपन देखते हैं कोरोना वायरस को शुरुआत से लेकर अभी तक कि कब कब कैसा क्या हुआ। तो देखिए कोरोना वायरस की शुरुआत यदि हम बात करें सबसे पहले तो यह दिसंबर 2019 में। कब? दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से हुआ। कहां से हुआ? चीन के वुहान प्रांत से। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज है। क्या है कोरोना का आधिकारिक नाम? कोविड-19 कोरोना वायरस। क्लियर? WHO के द्वारा इसको वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? ये याद रखिएगा, तो 11 मार्च 2020 को इसको महामारी घोषित किया गया। देखिए कोई भी बीमारी हो उसको महामारी ऐसे ही घोषित नहीं करते, जब उसमें ये देख लेते हैं कि भाई अब इसमें तो बिल्कुल एकदम से हानि पे ही हानि हो जा रही है, चाहे वो मानव की हानि हो, सामानों की हानि हो। क्योंकि देखिए जैसे ही व्यक्ति उससे प्रभावित होने लगे थे तो आपने देखा था कि भारत ही नहीं विश्व का व्यापार भी, बाजार भी सब एकदम से ठप पड़ गया था, सब बंद हो गया था। तो इसी को जब पूरी चीजें एकदम से बंद हो जाए तभी उसको महामारी कहा जाता है। और महामारी जब कौन कहते हैं? WHO। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो तो सबसे बड़ा है। जब उन लोगों ने बता दिया कि भैया ये वैश्विक महामारी है, वो कब बताया था? 11 मार्च 2020 को। तब जाके फिर सब जगह ये हुआ कि भैया हाँ ये महामारी है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा था? तो हम देख रहे थे कि इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो था फेफड़ा। फेफड़ा इससे ज्यादा प्रभावित होता था। होता क्या था कि वायरस जो है, छोटा सा वायरस अगर देखा जाए तो मतलब उसको हम अपनी नॉर्मल आंख से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा सा वायरस। वो जैसे ही फेफड़ों में पहुंचता था, तो वायरस में आप लोगों को मालूम है कि एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? अपने आप एक दूसरे के साथ साथ में बढ़ते हुए जाना। तो
तो वायरस जो है वो अपने आप एक दूसरे के संग में बढ़ता हुआ जाता है। तो यही होता था जब ये एक दूसरे के साथ में बढ़ता हुआ जा रहा था, मतलब जैसे अगर ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो अपने आप जो उनका जो सीना होगा या जो उनके फेफड़े होंगे वहां पे एक जाल बन जाएगा। जाल बन जाने के बाद सांस लेने में समस्या आएगी। समस्या के बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाएंगे, है ना, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। जो लोग इसको झेल जाते थे वो आगे निकल जाते थे, जो झेल नहीं पाते थे वो ऊपर निकल जाते थे। इस प्रकार जो प्रभावित होने वाला अंग था वो क्या था? फेफड़ा। ठीक है, चलिए। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया, कहाँ पे दर्ज किया गया था? तो केरल में। सबसे पहला मामला कहाँ आया है? केरल में। याद रखना, केरल में आया था सबसे पहला मामला। ये आते हैं प्रश्न। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से जो पहली मौत थी वो कहाँ हुई है? तो वो हुई थी कर्नाटक में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टोटल कितने लोग अभी तक कोरोना में समाप्त हो चुके हैं लगभग में, है ना। अभी फिर से ये कोरोना का आ रहा है। जिस समय मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ तो इस समय अगर देखा जाए तो जनवरी का समय है, और इस समय पे चीन में अगर देखा जाए तो चीन में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मची है। हालांकि चीन की जो मीडिया है वो इन सब चीज़ों को दुकाती है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो वीडियो हैं कहीं ना कहीं से वायरल हो जाती हैं। उन वीडियो के माध्यम से देखने से पता पड़ रहा है कि उन लोगों को एक तरीके से लाशों को जलाने के लिए जगह भी नहीं है। कहाँ पर? बाहर तो है ही नहीं, साथ साथ अस्पतालों से निकालने के लिए भी नहीं है। तो अस्पताल में भी इतनी जल्दी जल्दी आदमी वहाँ पे खत्म हो रहे हैं। हालांकि चीन इन चीज़ों को हमेशा दुकाता रहता है। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात कि उसने अभी भारत से मदद भी मांगी है इसी कोरोना के चक्कर में, है ना, वैक्सीन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी समय पे पिछली साल भी था और पिछली के पिछली साल भी था, तो अपन वहीं से इस सब चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च 2020 को की थी। कब की थी? अभी याद रखना, ये जनता कर्फ्यू है भाई, ये जनता कर्फ्यू है। कब की थी? 22 मार्च को। ये जनता कर्फ्यू है। प्रश्न आता है जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो 22 मार्च, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा लेना भैया, 22 मार्च 2020 को। और जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया तब क्या था? तो वो 25 मार्च से 14 अप्रैल का था। 25 मार्च से 14 अप्रैल, 21 दिन के लिए। अच्छा, ये 21 दिन के लिए ही क्यों लगाया गया? इसका भी कोई मैटर रहा होगा। 21 दिन का लगाने का मतलब ये था कि जो वायरस है उसकी जो फैलने की जो सही क्षमता होती है वो 21 दिन, यानी उसके पहले अगर देखा जाए तो 7 दिन में और बढ़ेगा, 14 दिन में नहीं रोका गया तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और 21वें दिन में तो हो जाएगा। तो यही 21 दिन को रोकने के लिए उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था। और इसी लॉकडाउन ने हाहाकार मचा दी थी। बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ गए थे, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, है ना, यहाँ से वहाँ आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी थी उस समय पर। तो यही लॉकडाउन था। 25 मार्च से 14 अप्रैल आता है। होता क्या है, हम इस तारीख को कभी कभार भूल जाते हैं, वो तारीख को आगे पीछे करके दे देते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण तारीख है ना, याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी ऐसा पहली बार हुआ है, और ना ऐसा कभी भविष्य में हो, है ना। तो ये जो था ये समय, तो ये तारीख इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य क्या था? तो हरियाणा। कोरोना को महामारी अगर भारत में देखा जाए तो कोरोना को अगर देखा जाए तो महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? हरियाणा। याद रखिएगा, ये भारत की बात चल रही है, ठीक है, भारत की बात। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य अगर देखा जाए तो कौन था? तो पंजाब था। जब पूर्ण कर्फ्यू लग गया तो पंजाब है, घोषित करने वाला राज्य आ गया तो हरियाणा। हरियाणा पंजाब पास पास में है, तो आप लोग को याद रहेंगे। अब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य अगर देख लिया जाए तो वह राजस्थान है। सबसे पहले जो लॉकडाउन किया था वो किसने किया था? तो राजस्थान में। तो राजस्थान लॉकडाउन करने वाला, पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब, और इसके अलावा पहला राज्य जहां महामारी घोषित हुई है तो हरियाणा। चलिए, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है, अक्सर पूछा जा रहा है। मनीष कुमार है। क्या नाम है इनका? मनीष कुमार। गूगल पे एक बार सर्च कर लेंगे मनीष कुमार जी को तो बिल्कुल इनकी फोटो आ जाएगी और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे ना। वायरस से प्रभावित प्रथम प्रधानमंत्री ये कौन थे? बोरिस जॉनसन। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका, संयुग्म यानी दोनों टीके, दोनों टीके मतलब एक में ही दोनों टीके, दो टीके लग रहे थे, है ना, तो एक में ही दोनों टीके विकसित करने वाला पहला देश कौन है? तो क्यूबा। याद रखिएगा, क्यूबा है। भारत में 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव वेयान, जम्मू कश्मीर। वेयान है ये, याद रखिएगा, ये बड़ा आ है। वेयान क्या है? वेयान, जम्मू कश्मीर। वेयान, वेयान, जम्मू कश्मीर, ठीक है।
भारत में 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव था। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर अगर देख लिया जाए तो भुवनेश्वर। कौन सा है? भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश देख लिया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, यूटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला केंद्र शासित प्रदेश। पहला शहर आ जाएगा भैया तो भुवनेश्वर। पहला गांव आ जाएगा तो बेयान, जम्मू कश्मीर। बेयान, जम्मू कश्मीर। अब देखिए 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य आ जाए तो भैया हिमाचल प्रदेश। क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है। ये सीधी सीधी आती है, खुडोल। देखिए KHUDOL, खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है कहां से? तो मणिपुर से, मणिपुर राज्य से। मणिपुर आप लोगों को पता है 7 जो हमारी कंट्रियां हैं, है ना, पूर्वोत्तर राज्य, उनसे संबंधित है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना। कौन बना? स्लोवेनिया। कौन बना है? स्लोवेनिया। ठीक है। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो दिल्ली। याद रखिए, दिल्ली से ही सब लोग आ रहे थे भैया। सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई, यहीं पे सबसे ज्यादा परेशान था व्यक्ति, क्योंकि यहीं बाहर से आने के लिए बहुत ज्यादा ये एक तरीके से चौराहे है ना। अगर दिल्ली में देखें तो बाहर का व्यक्ति बहुत आएगा और यहाँ का व्यक्ति बहुत जाएगा। मुंबई से तो आदमी ज्यादा आएंगे और ज्यादा जाएंगे। ये दो जगह एक ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा आवागमन होता है, और जहां आवागमन ज्यादा होगा वायरस का फैलने का जो संक्रमण है, खतरा है, सबसे ज्यादा वहीं होगा। गांव में क्यों उतना ज्यादा नहीं फैला? गांव में कोई आता ही आता नहीं है भैया। गांव में चले गए और जहां कोरोना फैला तो सब अपने अपने अंदर। और गांव के ही लोग अगर आपस में निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग कोई बाहर से तो मिले नहीं है, तो इसलिए गांव में ये ज्यादा असर नहीं कर पाया। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस। अब देखिए रूस इसमें 2-3 जगह पर पहले नंबर पे है। सबसे पहले तो टीका विकसित करने का दावा करने वाला देश हो गया रूस। देखिए अब जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है, ये तो जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है अगर भारत में देखा जाए तो आईआईटी रोपण ने। किसने? आईआईटी रोपण ने। किसने किया है? आईआईटी रोपण। रोपण से याद रखिएगा, जीवन वायु उपकरण को विकसित किया। डब्ल्यूएचओ ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट, कप्पा, याद रखिएगा 2 हैं, कप्पा और डेल्टा, दो पाए गए थे, कप्पा और डेल्टा के स्ट्रेन का नाम दिया है। मतलब कि इनका जो एक नाम अलग से दिया गया है स्ट्रेन का नाम, वो क्या है? तो याद रखिएगा, कप्पा का नाम है B1617-1 और डेल्टा का नाम है B1617-2। ठीक है, B1617 कैसे भी याद कर सकते हैं, बी आप खाली ऐसे याद रख लें, B16171 है ना, B16172, यह अच्छे से है B1617-1, B1617-2। क्लियर? अब देखिए मैंने कहा था रूस 2-3 चीजों में आगे है। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश, तो फिर वो रूस है। अभी अपन ने क्या देखा था पीछे? अपन ने देखा था कि कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है, खास तो, और साथ साथ में जानवरों के लिए भी कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर। ये याद रखिएगा, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर। ठीक है, चलिए दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां चलाई गई? बोकारो से लखनऊ। बस दोनों दो याद रखिएगा, पर्याप्त है। बोकारो से लखनऊ और विशाखापट्टनम से नागपुर। पहली विशाखापट्टनम से नागपुर। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किया। याद रखिएगा, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, किसने? ICMR। ठीक है। भारत में कोवैक्स टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई। भारत में ये कोवैक्स नहीं है, ये है कोरोना टीकाकरण की। ठीक है, कोविड। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? इस अभियान की भी याद रखना दोस्तों, 16 जनवरी 2021। कब हुई? 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई। टीका उत्सव मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल 2021 को। 11 से 14 अप्रैल 2021 को। ठीक है।
टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा था? कोविन। कोविन आप लोगों को याद होगा, यदि आपको टीका लगना है तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, आप सभी लोगों ने लगवाया होगा, तो इस कोविन को याद रखिएगा। अब देखते हैं कोविड-19 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण ऐप, है ना, जो ऐप हम मोबाइल में चलाते हैं। कोविड-19 के समय में सब ने सुविधा के अनुसार अपने अपने ऐप दिए थे, जिनमें उनके कई राज्यों की जानकारी, कितने वायरस हैं और कितने लोग बढ़ रहे हैं इनसे, कितने क्या हो रहे हैं, तो उनसे संबंधित ये थे ऐप। अब देखिए, कोरोना कवच ऐप सबसे पहला, यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? पहला क्या था? कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। नाड़ी, नाड़ी दरअसल पांडिचेरी सरकार के द्वारा चलाया गया। नाड़ी किसके द्वारा चलाया गया? पांडिचेरी सरकार के द्वारा। कोविड केयर, यह ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। कोविड केयर ऐप यह अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा चलाया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। कोविड कवच, यह ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। कोविड कवच जो है वो ऐप महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया। संजीवनी ऐप तो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया संजीवनी ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप यह सोनू सूद के द्वारा। सोनू सूद जी को शायद इस कोरोना काल से पहले बहुत कम लोग जानते हो, वही जानते हो जिन जो ज़्यादा इस पे बॉलीवुड पे ध्यान देते हो, लेकिन इसके बाद कोरोना में जो उन्होंने उस समय जो लोगों की मदद की, आते जाते काफ़ी लोग जो दूर चले गए थे वो लोग अपने घर आ रहे थे, उस समय जब सोनू सूद जी ने उनकी घर जाने में मदद की, इस वजह से सोनू सूद जी को अधिकतम लोग जानने लगे हैं, आप भी जानते होंगे। तो प्रवासी रोजगार ऐप जो है वह सोनू सूद जी के द्वारा चलाया गया था। आयुष कवच ऐप यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। आयुष कवच ऐप यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जन आपूर्ति ऐप यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा। जन आपूर्ति ऐप यह किसके द्वारा चलाया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। एक बार पुनः देख लेते हैं। कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नाड़ी ऐप पांडिचेरी सरकार। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार द्वारा। संजीवनी ऐप बिहार सरकार द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर? किसके द्वारा चलाया गया? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रज्ञम ऐप झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? झारखंड सरकार के द्वारा। कोविन पोर्टल यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इससे भी काफी प्रश्न आते हैं। कोविन पोर्टल यह किसके द्वारा चलाया गया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। जो प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं वो ये है कि प्रज्ञम का फुल फॉर्म और नाड़ी का फुल फॉर्म आप दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो है ये प्रज्ञम, प्रज्ञम, और दूसरा है नाड़ी। ये दोनों ही ऐप हैं, है ना। इनके फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ये जो हमारी क्लास है वह सुबह सुबह 6 AM पे रोज डल जाती है। तो करेंट की जो अपनी क्लास है वो रोज सुबह 6 बजे डल जाती है, अपलोड हो जाती है। उसको आप लोग देखें, जिसमें अभी तक में अगर देखा जाए तो पुरानी जितनी किताबें थी, योजनाएं थी, जो पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं, सभी कुछ उन क्लासों में है। आप लोग प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा तो मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये जो अभी पढ़ाया है या रोज जो पढ़ाते हैं, अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप टेलीग्राम से जैसे ही जुड़ जाएंगे आपको इन सभी की PDF मिलती जाएगी। जितनी भी क्लासें होती हैं हम लोग क्लास से पहले ही PDF उसमें डाल देते हैं ताकि बच्चे उसको अच्छे से देख लें। फिर आधे घंटे के बाद क्लासें ली जाती हैं। क्लास लेने के बाद फिर एक बार PDF को डाल दिया जाता है, ताकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो मान लो छूट गया हो, जिन्होंने नहीं देखा हो, तो इस वजह से हम लोग डाल देते हैं उसके लिए। ठीक है, जो नए लड़के जुड़ते हैं इस चक्कर में एक बार क्लास से पहले और एक बार क्लास के बाद PDF मिल जाएगी, और बाकी आप लोग ये देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।